हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग अपने जो प्लेसिजन न्यूज की जो क्लासेस थी उसमें सेकंड क्लास पर है। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। देखो प्रोसीजर सेम रहेगा कि जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो अपनी नोटबुक में। ओके, तो देखो क्वेश्चंस के थ्रू कराने का मेरा सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव यही है कि हमें ये पता चल जाता है कि उस प्रॉपर टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ बन सकता है या फिर स्टेटमेंट कहाँ बन सकती है। ठीक है, और जैसे ही अगर एग्जाम आ जाए तो वो एकदम माइंड पे क्लिक करता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है या फिर लगाया हुआ है। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अपना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, ये बोल रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एससीओ, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि रिसेंटली 24 समिट, अच्छा 24वीं समिट जो हुई है इसकी, वो हुई है अस्ताना, किर्गिस्तान में। ठीक है, सेकंड बोल रहा है बेलारूस नौवां फुल मेंबर बन गया है इसका, एससीओ का। और थर्ड है कि काशी को डिक्लेयर कर दिया गया है फर्स्ट टूरिज्म और कल्चरल सांस्कृतिक कैपिटल राजधानी के रूप में, एससीओ की। अब बताओ, अब देखो तीन तो तीनों में कॉमन है, तो हम लोग पहले थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं कि काशी को डिक्लेयर कर दिया गया है फर्स्ट टूरिज्म। तो ये तो बिल्कुल सही है कि टूरिज्म और कल्चर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया है काशी को। तो थर्ड स्टेटमेंट के थ्रू ए बी सी तीनों सही है, डी तो होगा नहीं। लाइक कोई तो सही है इसमें से। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पर। रिसेंटली 24th समिट, देखो ये तो कहीं ना कहीं हमने न्यूज में पढ़ा होगा कि यार एससीओ की 24वीं समिट हुई है और ये अस्ताना में हुई है। ठीक है, बट मेन चीज है कि अस्ताना है कहाँ पर? क्या ये किर्गिस्तान है? बताइए। या फिर ये कजाकिस्तान है? तो नॉट किर्गिस्तान, ये है कजाकिस्तान। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, तो फर्स्ट गई। ओके, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। बेलारूस बिकम नाइन्थ फुल मेंबर ऑफ एससीओ। यार ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। नाइन्थ मेंबर था वो तो ईरान बन गया ना 2023 में। बेलारूस जो बना है वो बना 10th मेंबर 2024 में। अभी लेटेस्ट में 10 मेंबर है एससीओ के। आपने नौवां देख लिया, 10वां देख लिया, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन होगा सी। अब थोड़ा एससीओ के बारे में एक्स्ट्रा कुछ चीजें जान लेते हैं। लाइक हम बात करते हैं हेडक्वार्टर बीजिंग में है इसका, चाइना। उसके बाद क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर हैं? तो बिल्कुल हैं, वो बने थे 2015 में। ठीक है, उसके बाद जब ये स्टार्ट हुआ था तो एससीओ को स्टार्ट किया था 5 कंट्रीज ने मिलकर। और वो कंट्री कौन कौन सी है? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। यहाँ कंफ्यूज मत नहीं होना है कि किर्गिस्तान है या फिर तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान। ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड या फिर सेपरेशन एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको क्या करना है? एड्रेस करना है। ठीक है, एंटी टेरर एक्सरसाइज भी ये लोग करते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमारे एससीओ को लेकर है। ठीक है, न्यूज में था इसलिए बता दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चूज द राइट वन अबाउट नाटो। ये भाई हम बहुत बार पढ़ते हैं भाई नाटो को लेकर। अब देखो ये रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें भी तो ये बोला जा रहा था कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप ले रहा है यूक्रेन। बट रशिया जो है वो मना कर रहा है कि नहीं, नाटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी इसको, यूक्रेन को, ये मेरा पार्ट है। ओके, ठीक है, तो ये मेरा पार्ट है। तो उस चीज को लेकर कई सारी चीजें हैं, क्या मिल गई है यूक्रेन को, नहीं मिली है, क्या चीजें हैं, वो देखते हैं हम नाटो को। ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि इट इज ए मिलिट्री अलायंस। देखो मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बताया था नाटो का और एक और ग्रुप है। ओके, उसके बारे में, ऑकस। ठीक है, कि नाटो जो है वो तो मिलिट्री अलायंस है बट ये मिलिट्री अलायंस नहीं था। तो ये बोल रहा है कि इट इज ए मिलिट्री अलायंस।
ओके, विद ए कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसको, अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नाटो रूल्स। ठीक है, फिनलैंड बिकम 32nd मेंबर एंड इट्स आल्सो काउंटेड नाटो फाउंडिंग मेंबर्स। नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में भी इसे काउंट किया जाता है और ये 32वां मेंबर बना है नाटो का। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये मिलिट्री अलायंस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कलेक्टिव डिफेंस, लाइक जो नाटो के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनमें से किसी पर भी अगर एक ने हमला किया, किसी ने भी किसी एक पर हमला हुआ, तो ये हमला उन सभी कंट्रीज पर माना जाएगा और सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर उसके अगेंस्ट युद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है। थर्ड स्टेटमेंट है, स्टिल अभी तक यूक्रेन नॉट ए नाटो मेंबर, अभी नाटो का मेंबर नहीं बना है वो, बट इट्स ए मेंबर ऑफ नाटो+5, जो नाटो+5 कंट्रीज है उसका मेंबर हो गया है। बता भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर नन? चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि मिलिट्री अलायंस, यहां तक तो ठीक है, विद ए कोर ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन मोटिव है कलेक्टिव डिफेंस, ये भी ठीक है, यहां तक भी सबको पता होता है कि यार एक के ऊपर हमला किया तो सबके ऊपर हमला माना जाएगा। बट फिर आ गया इसमें थोड़ा सा फैक्ट कि अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नाटो रूल्स, क्या आर्टिकल 5 है नाटो रूल्स के? जरूरी है आर्टिकल 5 में होना, 1 में भी हो सकता है यार, इतनी बड़ी बात है कि मतलब एक के ऊपर ही हमला हो रहा है तो सभी मिलकर, तो सबसे पहले तो उन्होंने माइंड में यही चीज रखी होगी, तो आर्टिकल 1 भी तो हो सकता है। तो यहाँ हमारा कंफ्यूजन होगा शुरू। और नाटो रूल्स, तो ये सही है भाई, आर्टिकल 5 के अंदर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारी सही होगी, तो ये नन तो होगा नहीं। सेकंड, ये बोल रहा है कि फिनलैंड 32वां मेंबर बना है, क्या फिनलैंड बना है सच में? देखो, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये लास्ट की जो है, ये ये लाइन सही है कि इट्स आल्सो काउंट इन नाटो फाउंडिंग मेंबर्स, नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में फिनलैंड को काउंट किया जाता है, वो सही है। बट फिनलैंड 32वां मेंबर नहीं बना है, तो कौन सा बना है? वो बना है स्वीडन, क्योंकि फिनलैंड तो भाई पहले ही बन गया था 2023 में, फिनलैंड बना था 2023 में और स्वीडन बना है 2024 में। ठीक है, तो ये जो ईयर्स का फेरबदल है और जो कंट्रीज का फेरबदल जो है, वो आपको याद रखना भाई, कहीं भी कैसे भी आपको मिसगाइड कर सकता है वो। जैसे मैंने अभी एससीओ का बताया, पहले ईरान है, ओके, फिर उसके बाद दूसरा है बेलारूस है, यहाँ पर पहले क्या है? फिनलैंड है, फिर उसके बाद स्वीडन है, 32वां जो है वो स्वीडन है, ये 32वां स्वीडन है और 31st जो है वो फिनलैंड है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो गई। थर्ड, स्टिल यूक्रेन नॉट ए नाटो मेंबर, ठीक है भाई, ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई नाटो मेंबर नहीं है, अचानक से हमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, इतना ही पढ़ लिया और बोल दिया कि यार ये तो सही होगी, बट नहीं। देखो, यहां तक तो ये ठीक है कि नॉट ए नाटो मेंबर, ये तो सही है, बट आगे की जो स्टेटमेंट है कि इट्स ए मेंबर ऑफ नाटो+5, अब यार नाटो+5 कंट्रीज में क्या ये शामिल है? क्या कौन कौन सी कंट्रीज उसमें शामिल है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो+5, तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि पीवाई क्यू, यूपीएससी पीवाई क्यू देखे होंगे, उसमें क्या करती है कि एक पूरी स्टेटमेंट हो गई, पूरी पूरी कंप्लीट, यहां तक तो स्टेटमेंट सही है, पढ़ ली, लास्ट के 2-3 वर्ड्स में वो फेरबदल कर देता है। अब एस्पिरेंट क्या करता है, वो यहां तक पढ़ लिया, अरे यार ये तो सही होगा चलो, ये 2-3 वर्ड्स वो भूल जाता है और वहीं वहां पर आपके 2 नंबर गए। अब ओनली वन इसका सही है, और वो भी कौन सा? फर्स्ट। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा नाटो के बारे में। अच्छा, नाटो 1949 में, ये ये रहा यहाँ से, ये बना था 1949 में। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अच्छा, 12 जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उसमें फिनलैंड को काउंट किया जाता है, बट इसे मेंबरशिप मिली 2023 में। ओके, पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है, अभी इसमें कितने कंट्रीज हैं? अब देखो, लास्ट जब भाई 2024 में 32वां देश ही स्वीडन हुआ है, तो आपको पता होगा कि टोटल अभी 32 कंट्री हैं, समझ गए? इसमें फिर आती है कि अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यार, एक स्टेटमेंट मैंने बोल दी कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज
आर मेंबर ऑफ नाटो, कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी नाटो मेंबर्स हैं। फिर मैंने एक स्टेटमेंट और बोली कि जनरली ऑल यूरोपियन कंट्रीज मेंबर ऑफ नाटो। अच्छा देखो, एक तो जनरली वर्ड आ गया। जनरली वर्ड का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो नाटो के मेंबर नहीं है, बट अगर माने चलो, अगर यूरोपियन यूनियन में एज सपोज मैं मान चल रहा हूँ कि 30 कंट्री है, तो उसमें से लगभग लगभग 28 या 27 कंट्री नाटो के मेंबर हैं। तो इस कंपेरिजन में हमने बोल दिया जनरली कि जनरली ऑल यूरोपियन कंट्रीज, तो लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज नाटो के मेंबर है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ नहीं है। बट जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोली कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज, तो उसका सीधा मतलब है कि सभी, एक भी देश नहीं छोड़ा उन्होंने। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि सभी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो उसके मेंबर नहीं है नाटो के। कुछ कंट्रीज लाइक आप बात करोगे ऑस्ट्रिया की, आप बात करोगे क्रोशिया की, आप बात करो स्विट्जरलैंड की, ओके, आप बात करो सर्बिया की, आप बात करोगे बोस्निया हर्जेगोवानिया की। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो नाटो के मेंबर नहीं है। समझ गए? तो ये चीज मुझे बतानी थी। तो वो चीज आपको याद रखना कि भाई ऑल यूरोपियन कंट्रीज उसके मेंबर नहीं है। प्लस अब बात आती है कि ये जो हमने बोला है कि नाटो +5, इसमें कौन कौन कंट्री शामिल है? अच्छा, नाटो +5 में 5 कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल, इसके नाटो +5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो पता चल गया। तो भाई यूक्रेन है नहीं उसमें, तो नाटो के बारे में इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है अपस्पा, ओहो भाई साहब, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। इसके बारे में अब देखो, एक चीज है यहाँ, यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपको, राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है। इसमें रॉन्ग पूछा है भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट बनानी है आपको, रॉन्ग कौन सी गलत है, समझ गए? तो चलो फिर, जब स्टेटमेंट हमें रॉन्ग बतानी है तो रॉन्ग बताते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है अफस्पा ग्रांट स्पेशल पावर्स। भाई जब स्पेशल पावर एक्ट है तो स्पेशल पावर दी जाएंगी आर्म्ड फोर्सेज टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। अच्छा, डिस्टर्ब एरिया लाइक मान चलो कहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हो सकता है कि जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के जो ज्यादातर स्टेट है वो इंडिया से अलग होने की बात करते हैं, कभी इंडिया के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, कभी कुछ मतलब, समझ रहे हो ना? तो वहां पर जो डिस्टर्ब एरिया है, तो उस एरियाज में स्पेशल पावर दी जाती है आर्म फोर्सेस को कि आप यहाँ पर शांति बनाए रखिए, शांति बनाओ कैसे भी करके। आपने देखा होगा कि बहुत बार गोलीबारी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखो, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्टर्ब एरिया। अच्छा, डिक्लेरेशन जो करनी है कि यार ये जो एरिया, ये अगर मान चलो इतना बड़ा स्टेट है तो ये एक प्रॉपर एरिया जो है जो हमारा डिस्टर्ब है, तो वो डिक्लेरेशन करने का काम किसका है? मेड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट। जो स्टेट है उसके गवर्नर होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूपी, यूटी जो यूनियन टेरिटरी है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं लाइक आई ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई या फिर स्टेट के जो सीएम हो गए, वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इम्यूनिटी टू आर्म फोर्सेज, उन्हें थोड़ी इम्यूनिटी जाती है, छूट दी जाती है पर्सनल को। इज प्रोहिबिशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि उनके खिलाफ कोई भी लीगल कानूनी प्रक्रिया नहीं हो सकती है अगेंस्ट देम विद द प्रीवियस एक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के। ओके, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल देती या फिर ऐसा ऑर्डर नहीं दे देती कि उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स की जाए, तब तक उनके खिलाफ नहीं की जा सकती। कोई भी उन्होंने उस डिस्टर्ब एरिया में काम किया हो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी मानते हैं। ओके, अफस्पा का, ठीक है। उसके बाद अफस्पा इज इन इफेक्ट इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड, ओके, असम, मणिपुर, अरुणाचल एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर अभी भी अफस्पा जो है वो एक्टिव है, ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर में। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है?
चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है कि पावर आर्म फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट किया के अंदर। तो पहला कहाँ से है, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये तो सही है, तो ये तो होंगे नहीं, तो बी और सी में से कोई एक होगा भाई। अब देखो चार जो है दोनों में कॉमन है, तो चार तो भाई गलत है क्योंकि जम्मू कश्मीर इसमें पार्ट नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, बाकी ये असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल इसमें है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की। थर्ड इम्यूनिटी दी गई है, ये बिल्कुल सही है भाई, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सक्षम नहीं करेगी, तब तक कोई भी कानूनी प्रक्रिया उनके अगेंस्ट में नहीं चलाई जा सकती। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, देखो गवर्नर ऑफ स्टेट ये ठीक है, गवर्नर स्टेट डिक्लेयर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ड्यूटी ये डिक्लेयर करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक कर सकती है बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब सीएम जो स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये जो लास्ट वर्ड मैंने आपको बोला था ना कि भाई स्टार्टिंग में सब चीज सही है, देखो सब चीज सही है पढ़ लिया, बट ये जो लास्ट के दो तीन वर्ड्स है स्टेट सीएम, भाई वहीं से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, तो स्टेटमेंट गलत है। तो दो और चार ये इसका सही आंसर होगा। ओके, तो वापस बात के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो इसमें कुछ प्लेसेस हैं, ठीक है, और कंट्री हैं उसके बारे में बात कर रही है। ये बोल रहा है कि कुछ आइलैंड वगैरह हैं, जैसे मान के चलो हमने इजराइल और ये पैलेस्तीन का युद्ध देखा, यूक्रेन और रसिया का देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें न्यूज में आ सकती हैं। ये बोल रहा है कि जिमनी आइलैंड वो रोमानिया देश का है, खैरसन एक जगह है वो यूक्रेन में है, तलीन कोई जगह है या फिर किसी की कैपिटल है वो फिनलैंड है, मेलेटोपोल ये रसिया में है। बताओ भाई। अब देखो इन चारों में से स्टेट जो ऑप्शंस बने हुए हैं वो इस तरीके से है कि कोई एक ही करेक्ट है, या तो वन सही है, टू सही है, थ्री सही है या फिर फोर सही। बताओ भाई कौन सा सही है, तो भाई कौन सा सही है। अब देखो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये रहा, अब देख लो भाई। देखो ये एरिया जो है ये रहा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया यूक्रेन है, ठीक है, ये क्रीमिया वाली जगह है। अब इसमें देखो ये रहा जिम्नी आइलैंड, ये पर ये तो स्नेक आइलैंड दिख रहा है हमें, भाई स्नेक का ही नाम दूसरा जिम्नी आइलैंड है। अब ये कहाँ है, किसका पार्ट है, क्या ये रोमानिया का पार्ट है, रोमानिया के बाद पास दिख रहा है, नहीं, ये यूक्रेन का पार्ट है जिम्नी आइलैंड, ये यूक्रेन का है भाई। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। खैरसन एक जगह है यूक्रेन में है, तो सेकंड तो सही है। मेलिटोपोल ये भी यूक्रेन में है, तो वो भी गलत हो गई। अब देखो ये खैरसन ये सही है, दो सही बैठेगा आपका क्योंकि यूक्रेन में है। मेलिटोपोल ये यूक्रेन का पार्ट, नॉट रसिया। जिम्नी आइलैंड ये यूक्रेन की है, ठीक है, और इसी को ही स्नेक आइलैंड भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये खैरसन यूक्रेन में है। ये बात की जा रही है टलिन की। अब यार देखो तलिन एक कैपिटल है किसकी, किसी कैपिटल है बताओ, कैपिटल है एस्टोनिया की, पढ़े होंगे ना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस, इस तरीके से। क्यों ये ऐसे न्यूज में डाली है मैंने, अब देखो यहाँ ऐसे एक सी है, ऐसे है ऐसे भी, ठीक है, ये कैपिटल यहाँ ऐसे प्रेजेंट है ना, तो ऐसे ही इस सी के इधर एक प्रेजेंट है कैपिटल, वो कौन सी है, वो क्या है, हेलसिंकी। तो हेलसिंकी इधर है बिल्कुल, ये रही। तो हेलसिंकी किसकी कैपिटल है, वो है फिनलैंड की, समझ गए। अब ये जो सी है ये रहा, ये जो सी निकल रहा है, ठीक है, यहाँ आप देखोगे यहाँ ऐसे ही है, क्या है, क्या है यहाँ पर, गल्फ ऑफ बोथनिया, और ये है बाल्टिक सी इधर ऐसे। क्यों ये मैंने एस्ट ये तलिन है, ये क्यों मैंने यहाँ पर प्लेस डाली है, तलिन एस्टोनिया की कैपिटल जो तलिन है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, रशिया से नॉर्ड स्ट्रीम निकल रही है, ठीक है, गैस वाली,
और वो यहाँ से ऐसे निकलेगी, रसिया, यहाँ अगर रसिया है तो ऐसे कनेक्ट करती हुई ये ऐसे, और यहाँ जो जर्मनी है, जर्मनी, इसके नॉर्थ पार्ट को कनेक्ट करेगी। अब वो हो सकता है कि ऐसा पूछ दे, वो कंट्री पूछ सकता है कि यहाँ पर दो कंट्रियां उसके बीच से निकल रही है, जैसे मत मान चलो यहाँ मैंने फिनलैंड है और यहाँ एस्टोनिया है। अब जरूरी नहीं है वो कंट्री पूछ दे, कंट्री की कैपिटल पूछ सकता है, हेलसिंकी या एस्टोनिया, हेलसिंकी या फिर टैलेंट। ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये चीज यहाँ पर डाली है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, हो गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आपको थोड़ा मैप दिखा दिया, ये रहा प्लेसेस। कुछ और प्लेसेस के बारे में आप लोग देख सकते हो, जैसे मान चलो बेलगोरोड, ये रशिया का पार्ट है, रशिया की है। यहाँ बखमुत, भाई जब प्लेसेस न्यूज में है तो हो सकता है वो पूछ सकता है। ये देखो, ये रहा जयपुर, जो देखो ये डनाईपर रिवर ये रही, और ये यहाँ इधर आ रही है, तो इसके ही यहाँ जयपुरोजा, जयपुरेजन न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके रिवर के पास में। मेलिटोपोल देख लिया, डोनेटस्क, डॉनबास, ये तो हम पढ़ते ही हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑपरेशन सद्भाव। ओके, ऑपरेशन सद्भाव को लेकर कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यार, हर साल कुछ ना कुछ ऑपरेशन चलते रहते हैं, कोई एक्सरसाइज चल गई, कोई ऑपरेशन है, तो उसमें से भी कुछ देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा भी गया था क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज को लेकर। ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच थी। चलो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि इट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एचडीआर टू लाओस, म्यांमार और वियतनाम। अच्छा देखो, ये म्यांमार है, ये लाओस है, ये वियतनाम, ऐसे इस तरीके से ऐसे कनेक्ट है। ठीक है, तो उनको क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी सही है, बाकी ये तीन स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया आपने, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी फॉर सिविक एक्शंस इन सर्टेन पार्ट ऑफ कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। अच्छा, ये जो प्रॉपर जो स्टेटमेंट बोली है, इसको लेकर तो भाई ऑपरेशन आया हुआ है, 2024 में क्वेश्चन आया था, याद करो, आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन सद्भावना, याद आया कुछ, ऑपरेशन सद्भावना, तो उसमें लद्दाख को लेकर बात की गई थी, समझ गए, वहां पर उनके सिविक एक्शंस के लिए उनको कुछ एड्स प्रोवाइड कराने के लिए, समझे। तो ये ऑपरेशन सद्भाव और ऑपरेशन सद्भावना दोनों डिफरेंट है। ठीक है, जो ऑपरेशन सद्भाव है वो एचडीआर है, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के लिए। ऑपरेशन सद्भावना जो है वो अपनी ही कंट्री जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम स्टेट के लिए, समझ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन, ओके, आर्मीज ऑफ इंडिया और मंगोलिया विल बी कंडक्टेड इन मेघालय। अच्छा ठीक है, मेघालय और मेघालय में कंडक्ट कराई गई ये एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ये क्यों डाली है। अच्छा, इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया है नोमैडिक एलिफेंट। अब सीधी ये दो वर्ड्स डाल दिए जाए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट नोमैडिक एलिफेंट, क्या कभी सोच पाओगे कि ये किस कोई मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी है। माइंड में क्लिक करेगा कभी कि नोमैडिक एलिफेंट, यार ये नोमैडिक एलिफेंट घरेलू हाथियां, हाथी, और हो सकता है ये इनको प्रोटेक्शन के लिए कुछ चलाया गया हो, प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है हाथियों के, या फिर उनके ब्रीडिंग सिस्टम के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर उनकी किसी और कुछ चीज के लिए हो सकता है, बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, या फिर कुछ और। कभी सोचा है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो सकती है। तो ये इस वजह से हो सकता है कि कुछ अलग जो वर्ड्स हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच, आर्मीज के अंदर है, इंडिया और मंगोलिया, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट ये बोल रहा है कि इट इज ए मिलिट्री मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड। अब यार ये क्या है, ये है
सी डिफेंडर्स, ये एक एक्सरसाइज है, सी डिफेंडर्स। सी डिफेंडर्स करके कोस्ट गार्ड के बीच में एक एक्सरसाइज है। तो सी को, ओशियंस को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन जो होती है अदर कंट्रीज के लोग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने चारों एक्सरसाइज जो थी वो मैंने बता दिया आपको, डिफरेंस बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक्सरसाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये हैं कुछ पोर्ट्स हैं भाई, और ये कुछ सी है या ओशियन है जिनसे वो कनेक्टेड है, या फिर जिसके अंदर वो प्रेजेंट है। ओके, तो वो बताना है आपको। फर्स्ट है क्या, क्यूपोर्ट, क्यूपोर्ट ये है अरेबियन सी में। डोराले पोर्ट, बे ऑफ बंगाल। अगले का पोर्ट आइलैंड, हिंद ओशियन। और दुख्म पोर्ट, रेड सी। बताओ भाई कौन सा सही है। अब देखो, ऑप्शंस उसी तरीके से बने हुए हैं, एक ही सही है, समझ गए। बहुत बार ऐसे ऑप्शंस बन जाते हैं ना कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर। तो उस तरीके से नहीं, ओनली एक ही सही है, बाकी तीन रॉन्ग है। देखो, क्या क्यू पोर्ट जो है ये किसका है, ये है म्यांमार का। अब बताओ म्यांमार भाई अरबियन सी में है क्या? नहीं। कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में जब है तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा बे ऑफ बंगाल में। फिर है डोराले पोर्ट, ये किसका है भाई? डोराले पोर्ट है हमारा किसका? जिबूती का। जिबूती का। और ये है म्यांमार का। पता होना चाहिए भाई किसके पोर्ट है, ठीक है। डोराले पोर्ट जब जिबूती का है तो बे ऑफ बंगाल में कैसे आ जाएगा भाई? अरब सी में आएगा, समझ गए। अगले का आइलैंड ये हमारा सही है, ये हिंद ओशियन में इधर ऐसे नीचे करके है बिल्कुल। तो थर्ड हमारा सही है बिल्कुल। अब आया दोखम पोर्ट। ये बताओ भाई क्या ये रेड सी में है? नहीं है भाई रेड सी। यार दोखम पोर्ट है किसका? ये देखो, ये ओमान का है। और जब ओमान का है तो भाई यार, यो हानी सिंह से याद कर लो ना। वाई पहले है, यो ये यमन है, ये ओमान है। तो यमन है ना इधर, रेड सी वाले एरिया के अंदर, ठीक है। हालांकि वो रेड सी में नहीं है, बिल्कुल ही बाहर है। बट ये यो ओमान कहाँ है? ये ओमान गल्फ है। और ओमान गल्फ किसमें है? अरब सी में है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली थर्ड इज करेक्ट। तो ये पोर्ट्स थे कुछ न्यूज में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए किस किस पोर्ट है, कहाँ है, कैसे है, किस सी में है, ओशियन में है। हो सकता है वो कंट्री ना दे के सी से कनेक्ट कर दे, ओशियन से कनेक्ट कर दे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।